नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, पिछले 24 घंटे में 30 नए संक्रमित मिले। देहरादून में सबसे ज्यादा मरीज आए सामने। 6 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे उत्तराखंड। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच आने की चेतावनी। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों में प्रदेश में हल्की बारिश की जताई संभावना है। उत्तराखंड का एक जवान और देश के लिए शहीद हो गया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात विकासनगर तहसील के सैलाकुई राजावाला निवासी टीकम सिंह नेगी एक मिशन के दौरान शहीद हो गए। टीकम सिंह नेगी 24 बटालियन आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे। शहीद की पोस्टिंग इन दिनों पूर्वी लद्दाख के नॉर्दर्न सब सेक्टर में थी, जहाँ वो चीन और भारत सीमा पर चलाए जा रहे स्पेशल मिशन में तैनात थे। शहीद टीकम सिंह नेगी का परिवार देहरादून के राजावाला सैलाकुई में रहता है। शहीद के पिता RS नेगी भी सेना में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हैं। ये दुखद खबर मिलते ही शहीद के घर में कोहराम मच गया। वहीं परिवार सहित पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। बेटे, मेरा बैकग्राउंड ही आर्मी से रहा है और जो मैंने कुछ सीखा है और जो आगे ये पीढ़ी चल रही थी, तो इसमें यही था कि नो तो होता ही नहीं है हमारे इसमें, जो भी है इसमें ही हमें चलना पड़ता है। और कुछ हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड होने की वजह से ये ज़्यादा ही बेटे के अंदर सही हुई है पूरी। अब आहुति देवी खबर आई उनके हेडक्वार्टर से, और हेडक्वार्टर वालों ने यहाँ पर उनके अधिकारी भी पहुँचे, सीधे तौर पर से बातचीत करके तब खबर मुझे पहुँची। सर, आपके अलावा परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और एक वाइफ है। कुल मिलाकर के 4 लोगों का परिवार था। एक छोटा सा पोता है 4 साल का। यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट कमांडर आईटीबीपी में शहीद टीकम सिंह नेगी, उनके पिताजी से मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है और बड़े दुख का विषय है। हम सब लोग, पूरा क्षेत्र गमगीन है इस दुखी माहौल में, और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ, और जो भी शासन स्तर पर सरकार से मदद संभव होगी वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके शहीद परिवार की मदद की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, और इस दुख की घड़ी में आप देख रहे हो कि सारा क्षेत्र गमगीन है। और कहने को इस समय मेरे पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने बचपन से देखा हुआ है। इस समय हमें इतना दुख हो रहा है कि कोई शब्द कहने को नहीं है। बस ये है कि हम सब लोग इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ हैं, और जो भी संभव होगा हम रात दिन शहीद परिवार के साथ खड़े हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, मैं जब चुनाव के दौरान यहाँ आता था तो टीकम सिंह जी नेगी, मेरे चुनाव के दौरान भी उनसे कई मेरी मुलाकातें हुई। और जैसा कि ये परिवार, उनके दादा भी सेना से जुड़े हुए थे, उनके फादर भी सेना से जुड़े हुए थे। ये परिवार जो है वो बहुत, मेरे को उनकी इतनी सारी यादें हैं कि आज उनके घर पर ये भीड़ देखकर बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस जैसा परिवार जो इसने देश की हमेशा से सेवा की है, आज ये ऐसा जो शोकाकुल यहाँ पर सभी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख से भरा है। और मुझे उनकी आज स्मृति कई ऐसी याद आती है कि ऐसा युवा जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे यहाँ के बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और यहाँ की जो है नौजवानों का जो आदर्श था, आज हमारे बीच में नहीं है। और उस शहीद के लिए जितने भी किस शब्दों से उनको श्रद्धांजलि होगी मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उनकी याद में मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्मारक इस क्षेत्र के लिए बने, या मार्ग हो या स्मारक हो, या उनके नाम से कोई शिक्षण संस्थान यहाँ पर हो, या कोई खेल स्टेडियम का उनका निर्माण हो,
जिससे उनकी यादें हमेशा आगे की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा टीकम सिंह नेगी जी जरूर हुए हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। हरिद्वार में एक नटवर लाल अपनी कारगुजारियों के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर मौज काट रहे युवक को भादराबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भादराबाद निवासी एक युवती से अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताकर सगाई भी कर ली थी। वहीं लड़की के भाई को युवक पर शक होने लगा, जिसके बाद शादी के 2 दिन पहले लड़की के भाई ने भादराबाद थाना पुलिस को सूचित कर एफआईआर दर्ज करा दी थी। हरिद्वार पुलिस द्वारा सीबीआई ब्रांच दिल्ली और देहरादून में दस्तावेजों को खंगालने के बाद कथित फर्जी सीबीआई को बेहट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी ऑफिसर का नाम वसीम आजम है, जिसके पास डीसीपी की फर्जी आईडी, फोटोग्राफ्स और अन्य दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। भादराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है, लेकिन उनको शक है कि वो जो अपना सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके उसको चेंज करके अपनी फ़ोटो लगाता था और लोगों को ठगता था। उससे काफ़ी सारी जानकारी ली गई। जानकारी उपरांत उसको आज न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां मुनस्यारी में यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोस्ट कार्ड लॉन्च कर देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें यूथ कांग्रेस धारचूला मुनस्यारी डीडीहाट के द्वारा 5000 पोस्ट कार्ड भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने का संकल्प लिया है। जिसमें उपस्थित यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष डीडीहाट विक्रम दानो, जिला मीडिया प्रभारी लवराज कुमार, जिला मीडिया प्रभारी सोनू खत्री, छात्र संघ संयुक्त सचिव चंदन धर्म सत्तू, छात्र संघ कोषाध्यक्ष समीर ब्रिजवाल, त्रिलोक पंवार आदि मौजूद रहे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आज मुनस्यारी में यूथ कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें पहाड़ टीवी के संपादक विनोद बोथियाल जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मीडिया प्रभारी छोटे भाई सोनू खत्री और मीडिया प्रभारी छोटे भाई लवराज कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह पंवार जी और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु मोपाल जी और छात्र संघ संयुक्त सचिव छोटे भाई चंदन धर्म सत्तू और तमाम साथ में आए हुए मेरे सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज एक पोस्टर फास्ट के तहत हम लोग। चलिए अब दिखाते हैं आपको स्टोरी ऑफ द डे। मामला पौड़ी जिले के रिखनीखाल ब्लॉक के सिमलदर गांव का है, जहां के एक छोटे से बच्चे ने वीडियो बनाकर पहाड़ टीवी को भेजकर अपनी भीषण समस्या से अवगत करा है। जहां गांव में पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। कमोबेश यही हाल पहाड़ों के कई गांव का है। जल जीवन मिशन जैसे मिशन भी इन गांवों में पहुंचते ही फेल हो जाते हैं। गौर से इस बच्चे की बात भी सुनेंगे तो आपको वोट से लेकर विकास तक की पूरी गाथा समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज भी पहाड़ों के कई गाँव पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देखो हम पानी बनाने जा रखे हैं। ये हमारा पानी इतना दूर है, देखो यहाँ पे हमारी सहायता कोई नहीं कर रहा, ना तो जिला पंचायत, ना तो क्षेत्र पंचायत, ना तो प्रधान। हमारा गांव ब्लॉक रिखनीखाल से है, सिमलदर गांव। देखो यहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या है। हम इतने बड़े जंगल में जा रखे हैं पानी बनाने। हमारे गांव में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम गडेरे से पानी ला रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे 12 साल 8 साल के बच्चे पानी बनाने जा रखे हैं और इतने हमारे को काटेगा कुछ खाएगा और क्या बोलते हैं, और इस पानी को पी रहे हैं हम। इतना गंदा पानी पी रहे हैं हम, जिसमें ये इतना कूड़ा हो रखा है। तो इतना जंगल है यहाँ। हमारे लिए ना तो जिला पंचायत, ना तो क्षेत्र पंचायत, ना तो प्रधान कोई भी पानी के लिए बोल नहीं रहा है। सब देखते हैं हमारे गांव में पानी की समस्या हो रखी है, पर कोई भी हमारे गांव में पानी नहीं लाया। और अब की बार जो वोट देने का समय आएगा, उसमें हम पहले हम उनको बोलेंगे कि हमारे लिए पहले पानी लाओ, तब हम उसके बाद वोट देंगे। हम अपने गांव में पोस्टर छपाएंगे कि अब जो हमारे घर में हर घर जल लग रखा है, तो वो पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा है। उस दिन आया था
दिन वो नल लगाए थे, फोटो खींचने के लिए लगाए थे, बस उस दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रखी है, देखो तो ये है। हाय गाइस, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ घर में पानी नहीं आ रहा है। और इसी के साथ बाय बाय। ये दीदी है, ये दीदी भी यहाँ पानी बनाने आ रखी है। ये 8 साल की है, ये भी पानी बनाने आ रखी है। वो ताई जी देखो, वो ताई जी कितने जंगल में जा रखी है, वो पानी, हाँ पाँव का ऑपरेशन हो रखा है और यहाँ देखो पानी बनाने आ रखी है। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रखी है यहाँ। तो देखो हम यहाँ आ रखे बैला, वहाँ जहाँ के बैला वालों के खेत है वहाँ आ रखे हम। यहाँ से बैला वाले घास लकड़ी ले जाते हैं और बस हम पानी का बिल ही बिल देते हैं। हर महीने बिल ही बिल देते हैं। बाकी अब पानी तो आता नहीं है, हम बिल ही बिल देते हैं बस। और हमारी बॉडी आशा कार्यकर्ता है, वो इतना उनका ऑपरेशन हो रखा है तभी भी वो पानी बनाने आ रखी है। 2 लाख रुपए खर्च करके तभी इस पानी को बनाने आ रखी है। देखो अब उनके बेटे की शादी है 1 अप्रैल को, तभी भी देखो वो पानी बना रखी। इस पानी में कीड़े मकोड़े सब है। देखो इस पानी को पीते हैं हम, इतना गंदा पानी है, पता नहीं क्या क्या गिर रखे हैं इसमें। और इसमें सुअर का बच्चा भी मर रखा था। इस पानी को पीते हैं हम। देखो ये इतने छोटे छोटे। यदि आपके आसपास भी है कोई ऐसी स्टोरी और कोई ऐसी खबर तो कीजिए हमसे संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर। टिहरी गढ़वाल के दोगी पट्टी में जो ऋषिकेश कॉन्ट्रैक्ट रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, इस परियोजना से स्थानीय लोगों के गांव में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे अटाली, कोडियाला, लोडसी, शिवपुरी, इन सभी गांवों में इस परियोजना से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं गांव के रास्ते भी खराब हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जल के पारंपरिक स्रोत भी सूख गए हैं। वहीं लोगों की नहरें भी टूट गई हैं। लेकिन प्रशासन और RVNL के अधिकारी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक DM और RVNL के द्वारा लिखित समाधान नहीं दिया जाता तब तक जनता यहाँ से नहीं उठेगी। और अभी हमारे यहाँ पे तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने हमारे द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया कि अगर 2 दिन के अंदर DM साहब से या CPM RVNL की जो CPM है उनसे यहाँ पे मुलाकात नहीं कराए तो ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। रामनगर में श्री राम हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान इसमें शामिल कुछ महिलाओं के एक अज्ञात युवक द्वारा कैंची से बाल काटने का मामला सामने आया है। जिसके बाद जिन महिलाओं के बाल कटे हैं उन महिलाओं में जहां एक और दहशत बनी हुई है, वहीं पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया में आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी आरोपी को खोजने में जुट गया है। वीडियो में जो युवक एक युवती के बाल काटते हुए दिखाई दे रहा है, यह आरोपी आज से कुछ वर्ष पहले रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी महिलाओं के बाल काटते हुए पकड़ा गया था। आखिर ये महिलाओं के बाल क्यों काटता है, ये वजह अभी तक समझ में नहीं आ पाई है। मैं 30 मार्च को वहाँ गई थी रामनवमी का शोभा यात्रा देखने, तो वहाँ मेरे बाल काट दिए गए हैं। और फिर कल वो भी बालाजी जयंती में थी तो उसमें भी कुछ लड़कियों के बाल काटे हैं और यही लड़का था जिसने मेरे से टकराया और मेरे बाल काटे हैं। और कुछ लड़कियों के जो बाल काटे हैं, कल ये पकड़ा भी गया था वहाँ और मारा भी इसको खूब, लेकिन ये छुप के भाग गया वहाँ से। बाल काटे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है, बाल भी काट दिए, बहुत लंबे लंबे बाल थे और सब काट दिए उसने। अब क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ इंसाफ तो मिले। ये सब बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। अभी हमारे यहाँ अग्रवाल सभा में शादी थी तो वहाँ भी दुल्हन के भी बाल काट दिए थे इस लड़के ने, और 2-3 लड़कियाँ और थी जिनके बाल काटे थे। मैंने देखा तो खड़े थे पीछे से, मेरे पीछे से खड़ा था वो। तो मैंने जैसा देखा पीछे मुड़ का तो उसने हाथ में उसके बाल थे, तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी। 2-3 थप्पड़ भी मारे खींच के मैंने उसके, मेरे मुँह पे बाल फेंक के भाग गया। मेरे बाल लेके फेंक के भाग गया था। क्या करा उसने आपके बाल? बाल काट लिए थे हाथ में थे इसके। तो आपने शोर नहीं मचाया? मैंने इतना हल्ला मचाया तब वो भाग गया। डोईवाला में अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले वन तस्कर की गाड़ी को वन विभाग ने सीज कर दिया है। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध खैर के पेड़ की लकड़ी की तस्करी की जा रही है। जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गाड़ी में तस्कर हैदर अली का आधार कार्ड बरामद हुआ है। वहीं वन विभाग का कहना है कि इन वन तस्करों को संरक्षण देने वालों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने एक रैली सहित स्मारक डाक पत्थर रोड सिंगरा कॉलोनी से तहसील विकासनगर तक निकाली। वहीं इसके बाद SDM विकासनगर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। बेरीनाग तहसील के उडियारी गांव के ग्रामीणों पर अपने ही गांव में पानी की मांग पर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की निंदा की और कहा कि पानी पर ग्रामीणों का मूल अधिकार है और इस प्रकार की दमनकारी नीति से सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। ग्रामीणों को पानी देने के बजाय जेल भेजने की कार्रवाई करना सरकार के विकास के प्रति क्या सोच है वो साफ तौर पर दिख रही है।
घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोगों का ये मूल अधिकार है और सबसे बड़ी तो सवाल है इस जिला प्रशासन को, जल निगम या जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी रही है। भारत सरकार का जल हर घर नल हर घर जल का दावा है और उत्तराखंड की सरकार ने, मैं जब पूर्व में राज्यसभा सांसद था, देश की जल साधन मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी में है, वहाँ 2022 तक पूरे राज्य के हर गांव में नल और जल पहुंचाने का वादा किया था, दावा किया था। अब तो ये 23 आधा पूरा हो चुका है। तो सवाल था, लोग तो वही मांग कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम है। और बड़े दुख की बात है कि विभाग से पूछना चाहिए था जिलाधिकारी को कि भाई उस गांव के लोग जल और नल की बात कर रहे हैं, पानी की पेयजल के ले रहे हैं। विभाग ने अभी तक राष्ट्रीय जो जल मिशन है, जल जीवन मिशन है, उसके तरह उस गांव में योजना क्यों नहीं बनाई गई थी, कहाँ से चूक हुई थी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि आप लोग जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर दमनात्मक कार्य करें। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और जिलाधिकारी से फिर मांग करता हूं कि जिस विभाग के पास, जल निगम के पास, जल संस्थान के पास जिसकी ये जिम्मेदारी है उस जल जीवन मिशन को पहुँचाने की, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं उस गाँव में अभी तक पेयजल के पहुंचाने की व्यवस्था क्यों की? गांव के लोग मार रहे हैं, सरकार तो दावा करी हर घर में हम नल और जल देंगे। 22 अप्रैल से आयोजित होने वाली चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार ARTO कार्यालय ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने के दौरान यात्रियों, वाहन चालकों और परिचालकों को घंटों धूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ARTO परिसर में वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का शुभारंभ कर दिया गया है। नवनिर्मित प्रतीक्षालय का शुभारंभ करते हुए परिवहन और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने सभी तरह की तैयारियां जुटा ली है। वर्ष 2023 की चारधाम यात्रा में मात्र 20 दिन बचे हैं। योग नगरी ऋषिकेश में अपने यहाँ की सम्मानित मेयर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और रोटेशन समिति के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ आज हम ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ करने जा रहे थे। और जो ग्रीन कार्ड बनाने के लिए यहाँ हमारे व्यवसायी आएंगे, निजी वाहन स्वामी आएंगे, यात्री और अन्य लोग आएंगे, उनके प्रतीक्षालय का आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार चारधाम यात्रा में हमने जो पिछले वर्ष जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हमने ग्रीन कार्ड की व्यवस्था, ट्रिप कार्ड की व्यवस्था, नए जो हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं, वो चेक पोस्ट अच्छे किस्म के बनेंगे, हाईटेक बनेंगे, जहाँ कंप्यूटर होंगे, जहाँ नेट होगा, जहाँ सभी सुविधाएं होंगी। और इस बार हम परिवहन विभाग के साथ साथ जो हमारा परिवहन निगम होगा, वो लगभग 120 रोडवेज की गाड़ियाँ, हम नई गाड़ियाँ चारधाम यात्रा पर लगाएंगे। हम 10 ऐसे स्पॉटों का चयन कर रहे हैं जहां हम गाड़ियों को कैंप के रूप में रोकेंगे। वहां ड्राइवरों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था और ड्राइवरों को रिप्लेस की व्यवस्था भी इस बार हम करने जा रहे हैं। और आवश्यकता पड़े तो हम चारधाम यात्रा रूट पर हम कोई ऐसी एजेंसी भी हायर करने जा रहे हैं जो सस्ता वैष्णव भोजन भी उपलब्ध कराए, ताकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री रूट पर कोई भी यात्री भूखा न रहे। हम स्थानीय व्यवसायियों का सहयोग लेंगे और साफ सफाई का ध्यान देते हुए हम उनकी इस बार ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा से पहले हमारे 200 CNG वाहन, 60 इलेक्ट्रिकल वाहन और 100 छोटे वाहन पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि मैदानी क्षेत्र में हम CNG वाहन चलाएंगे और जो यहाँ के वाहन सरप्लस होंगे उसको हम चारधाम पर और जो हमारे रेगुलर रूट हैं उन पर हम उन रोडवेज की बसों को चलाएंगे।
केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन का समय शेष बचा है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अभी तक पैदल मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के लिए केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों की टीम केदारनाथ धाम पहुंची। इस दौरान टीम को धाम में काफी कमियां नजर आई। केदारनाथ धाम में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमी है। पैदल मार्ग पर जगह जगह ग्लेशियर टूटे हैं। बड़े बड़े ग्लेशियरों के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। अब समय कम है और काम ज्यादा। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लोग सीजन के लिए यहाँ आवश्यक सामग्री के साथ पहुंचेंगे। ऐसे में समय पर व्यवस्थाएं सुचारू होना जरूरी है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज केदार सभा के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज केदारनाथ 2023 की जो यात्रा है उसका जायजा लेने पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि आज केदार सभा का जो बहुत पहले हमारा गंगा घाट पर ऑफिस हुआ करता था, आज निश्चित रूप से उसका नींव रखने का मौका मिला। सौभाग्य की बात है। लेकिन यात्रा जो चलेगी उसको हम बहुत बारीकी से गौरीकुंड से और केदारनाथ तक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पैदल यात्रियों के लिए जो सुधारीकरण जो रास्ता होना है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है, तो मात्र मेरे हिसाब से 15 दिन शासन प्रशासन के पास 15 दिन है। तो ये सारी व्यवस्था हर साल हम देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो है अब व्यवस्था में ही यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है। मेरी एक विशेष मांग है कि केदारनाथ के लिए स्पेशल कुंभ के तर्ज पर यहाँ अलग से प्रशासन हो, ताकि जनवरी फरवरी से ही अपनी व्यवस्थाएं करें और बिल्कुल कपाट खुलने से 1 महीने पहले बिल्कुल सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की सुबह रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज में 32 वर्षीय युवक पलाश वीरा, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था। बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी का काम करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जानकारी करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी गई है। आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। अब खबर लक्सर से है, जहां एक निजी बैंकेट हॉल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जहां प्रेस वार्ता के जरिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 अप्रैल को लक्सर के चंदन पैलेस परिसर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आगमन कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी द्वारा खानपुर और लक्सर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामदास अठावले भारत सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे केंद्र सरकार में समर्थन दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। माननीय मंत्री जी 6 अप्रैल को परसों यहीं पे चंदन पैलेस में लक्सर में आ रहे हैं। हमने उनकी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा रखी है और लगातार पिछले 1 महीने से हम इस जनसभा के लिए गांव-गांव में प्रचार भी हमने काफ़ी किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्र में राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे हरिद्वार में और विशेष रूप से खानपुर में, लक्सर में एक अच्छा विकल्प बनने जा रही है। और हम अपने क्षेत्र की जनता से मैं पूरे दिल से ये एक मांग करता हूँ, एक समर्थन की आशा करता हूँ कि क्षेत्र की जनता मेरे साथ में आएगी, हमारे साथ में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परसों माननीय मंत्री जी का जो जनसभा होगी उस जनसभा में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र की जनता का कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा और यहाँ पे मंत्री जी की जनसभा पे आने पे क्षेत्र को जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिले। चाहते हैं उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी की नई लहर आए और यह पार्टी आगे बढ़े। देखिए, हम तो किसानों के लिए ही काम करते हैं और किसानों का मुद्दा ही उठाएंगे मंत्री जी के सामने और किसानों की बात करेंगे। यहाँ मंडी की वो मांग करेंगे, बड़ी मंडी हो जाए अनाज की उत्तराखंड में और गन्ने का रेट थोड़ा बढ़ जाए। कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर दीपक रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत जनपद के टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पहुंचे। जहां पहुंचकर सबसे पहले कमिश्नर रावत ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया। वर्तमान हालतों को समझा और निरीक्षण के बाद कमिश्नर रावत बनबसा NHPC पहुंचे, जहां सभागार में आयुक्त दीपक रावत ने स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य विभागों के साथ मीटिंग की। दीपक रावत ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके तहत 4 लेन हाईवे का निर्माण होना है। लगभग 177 करोड़ की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण होना है। साल 2024 जुलाई माह तक ये कार्य पूरा होना है।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, और 4 लेन कनेक्टिविटी जिससे इंडिया नेपाल के बीच बनेगी, और 177 करोड़ की इसकी कॉस्ट है, और 2024 में इसे कंप्लीट होना है जुलाई के आसपास। इसमें कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है, और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे उनको अभी मुआवजे की फ़ाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं, और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा, तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब खबर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सोमेश्वर से है, जहां कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा में त्रिवेणी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण और लकड़ी के टाल के स्थानांतरण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये 3 फेज में पूरा होगा, जिसमें स्नान हेतु घाट निर्माण, व्यू पॉइंट, कटाव रोकने और सुरक्षा दीवार, कपड़े बदलने के लिए कमरा, बैठने के लिए कुर्सियां, महिला और पुरुषों के लिए शौचालय, शवदाह गृह, अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण और लकड़ी टाल के स्थानांतरण होने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। देखिए, आज अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक त्रिवेणी घाट का जो है वह सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही साथ एक लकड़ी टाल की भी शिफ्टिंग के लिए लगातार उनकी ओर से मांग आ रही थी, और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि चाहे वो त्रिवेणी घाट का विषय हो, उसके सौंदर्यीकरण के संदर्भ में लगभग 90 लाख की धनराशि, और आपके लकड़ी टाल के शिफ्टिंग के संदर्भ में जो 15 लाख की धनराशि जो है वह स्वीकृत कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य किया गया है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग ये हमेशा से चाह रहे थे कि जब हम जीवन के अपने अंतिम क्षणों में होते हैं, तो अंतिम क्षणों में कभी बरसात के कारण, कभी पानी के तेज बहाव के कारण जब हमें अंतिम संस्कार का जो हमें क्रियाक्रम करना होता है, तो उस समय हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये लगभग पूरा क्षेत्र 45 से 50 हज़ार की आबादी का क्षेत्र है, और इस आबादी के क्षेत्र में इस घाट की लगातार जो है इसकी उपयोगिता की आवश्यकता रहती है। तो मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इसका निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है, और आज मैं समझती हूँ कि ये 1 साल या 6 महीने के अंतर्गत यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र वालों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा, और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उनको जो है ये सुविधा प्राप्त हो सकेगी। रुड़की के टाटा जलालपुर में हनुमान जयंती निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह भगवानपुर के थाने में पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों को बुलाकर शोभा यात्रा निकालने को लेकर जानकारी ली गई। शोभा यात्रा के रूट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पिछले वर्ष शोभा यात्रा में बवाल और आगजनी की घटना हो गई थी, जिस कारण प्रशासन इस बार अलर्ट मोड पर है। डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि शोभा यात्रा को लेकर एक टीम को गाँव में भेजा गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हाँ, देखिए, काफ़ी सारे धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर कुछ इशू चल रहे थे यहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में टाटा जलालपुर में। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय और सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई है। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र के गांव के लोग मौजूद लोग हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया बैठक में, और दोनों पक्षों से सभी पक्षों का राय मशवरा किया गया, और रूट को जो है असेस किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासनिक जो निर्णय होगा उस संबंध में सबको अवगत करा दिया जाएगा। सहमति बन गई है दोनों? देखिए, ये सहमति जो निर्णय होगा वो प्रशासन पुलिस का संयुक्त होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम लोगों की ओपिनियन जानते हैं। लास्ट ईयर कुछ इशू आए थे, काफ़ी घटनाएं हुई थी, तो उसको देखते हुए असेसमेंट किया जाएगा, और आगे क्या हम उसको किस तरह से जुलूस की अनुमति देंगे, क्या कंडीशंस होंगी या किस रूट से दिया जाएगा, सभी पर अभी हमने ओपिनियन मांगी है, और इसका निर्णय जो है जब सारे हमारे अधिकारी लोग बैठेंगे और रूट की विजिट के लिए अधिकारियों को भेजा गया तो इसके बाद ही इसका निर्णय हो पाएगा। ये टाटा जलालपुर में जो हनुमान जयंती पर अनुमति के संबंध में इसमें सभी पक्ष के लोगों को बुलाया गया था, उनसे विस्तार से बातचीत कर ली गई है। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम पुनः गांव को में भेजा गया है पूरे स्थिति का आकलन करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें निर्णय करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। सभी परिस्थितियों पर विचार हो गया है, दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है। इसके बाद मौके का आकलन करने के लिए भी यहाँ से अधिकारियों की टीम भेज दी गई है गांव में। उसको देखने के बाद, जैसा मैंने बताया, हम लोग पुनः रिव्यू करके तब अंतिम निर्णय लेंगे कि हमें वहाँ क्या करना है। भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन अभियान के तहत जिला प्रशासन चमोली और पीजी कॉलेज गोपेश्वर के मध्य एक सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित इस मैच में जिला प्रशासन चमोली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाबी मुकाबले में पीजी कॉलेज गोपेश्वर ने 141 रन बनाकर सारे विकेट खो दिए। जिला प्रशासन चमोली ने 37 रन से ये सद्भावना मैच जीत लिया।
यूके SSC भर्ती परीक्षाओं की धांधली में 56वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बंद दरोगा ऑनलाइन भर्ती प्रकरण में STF ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रकरण में हरिद्वार स्थित परीक्षा केंद्र के संचालक को अब गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि यूके SSC द्वारा आयोजित कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, बंद दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2017 में हुई धांधली को लेकर दर्ज अलग अलग 4 मुकदमों की विवेचना STF द्वारा की जा रही है। अभी तक इस परीक्षा में 4 अभियुक्तों प्रशांत, रविंद्र, अश्विनी कुमार और सचिन कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की गिरफ्तारी की गई थी। अब आगे की जांच में हरिद्वार स्थित स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र के संचालक परमीत कुमार राणा पुत्र जगवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। परमीत कुमार राणा ने पूछताछ में बताया कि सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। 2020 में उसकी मुलाकात निशांत चौधरी निवासी रामला बागपत से हुई थी। उसने और निशांत चौधरी ने स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को 50 रुपए प्रति कंप्यूटर के हिसाब से केवल परीक्षा के लिए 11 महीने के लिए किराए पर लिया था। इसके बाद ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के लिए SCEIT कंपनी से संपर्क किया। उक्त भर्ती परीक्षा में एग्रीमेंट किया गया। इस इंस्टीट्यूट में 150 अभ्यर्थियों ने 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा दी थी। इस काम के लिए दोनों व्यक्तियों ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 8 से 10 लाख रुपए प्राप्त किए थे। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा केंद्र में नकल की थी, उनमें से कई अभ्यर्थियों को STF द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। अब ये भी प्रकाश में आया है कि परीक्षा को संपन्न कराने के लिए SCEIT कंपनी द्वारा अभियुक्तों को 1,71,000 रुपए का पेमेंट किया गया था। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।